तो कल हमने मेसेल्सन और स्टोल का एक्सपेरिमेंट देख लिया था, है ना। अब रेप्लिकेशन में काम आने वाले कुछ एंजाइम्स और प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं। और ये जो एंजाइम प्रोटीन है कॉमन होंगे ना। ये किसी यूकैरियोट या प्रोकैरियोट नहीं, मतलब दोनों की कंबाइंड पढ़ेंगे ना, ऐसे स्पेशल नहीं है। तो सबसे पहले देखो, आपको रेप्लिकेशन करना है तो अपना मेन एंजाइम एक तरफ तो हम लिख लेते हैं, जैसे इस तरफ तो हम प्रोकैरियोट्स के लिख लेते हैं, उस तरफ यूकैरियोट्स के लिख लेते हैं। जैसे आपको जरूरत पड़ने वाली है किसकी, डीएनए पॉलीमरेज की। जैसे डीएनए पॉलीमरेज की बात करें ना, तो डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में मिलता है और यूकैरियोट्स में मिलता है। प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं ये 5 टाइप के होते हैं, जैसे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 टाइप के हो गए ना। ऐसे यूकैरियोट्स में भी कितने टाइप के मिलते हैं, 5 टाइप के मिलते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। समझ में आ गई बात। 5 प्रोकैरियोट्स में होते हैं और 5 ही डीएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स में होते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, कोई भी डीएनए पॉलीमरेज हो जब वो रेप्लिकेशन के लिए आगे बढ़ेगा तो उसके लिए रास्ता साफ करना पड़ेगा, क्योंकि डीएनए किसके ऊपर रैपिंग क्या हुआ होता है, एक स्टोन प्रोटीन होती है ना, तो उसके ऊपर रैपिंग क्या हुआ रहता है। तो उसका रास्ता साफ करने के लिए कौन चाहिए अपने को, हेलिकेज। डबल स्टैंड से क्या करके जाएगा वो, सिंगल स्टैंड। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, हेलिकेज की। डीएनए के जो दोनों स्टैंड उनको सेपरेट करना होता है, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। वैसे तो हाइड्रोजन बॉन्ड को सेपरेट करने के लिए हम टेम्परेचर का भी यूज ले सकते हैं, लेकिन आपको पता है सेल के अंदर इतना टेम्परेचर करना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे फिर हमें एंजाइम लाना पड़ेगा। तो प्रोकैरियोट्स में जो हेलिकेज होता है उसका नाम होता है डीएनए बी, और यूकैरियोट्स में हेलिकेज का नाम क्या होता है, MCM। अभी जिनका नाम नहीं पता है उनके हम पूरे नाम लिख लेंगे ना। तो इसको हम बोलते हैं मिनी क्रोमोजोम मेंटेनेंस प्रोटीन। फिर उसके बाद में जैसे अब आपके पास में हेलिकेज आ गया, अब ये जो हेलिकेज होता है जब आगे बढ़ता है, जैसे सपोज करो जैसे अपने पास में ये एक रस्सी है मान लो, है ना, जैसे ये मान लो अपने पास में डीएनए है, तो डीएनए आपको पता है डीएनए में ऐसे हेलिक्स रहते हैं। जब हेलिकेज आगे बढ़ेगा तो एक तरफ तो पीछे से तो हेलिक्स को सुलझाता हुआ चलेगा, लेकिन आगे उलझन ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सुपर कोइलिंग। तो आपको पॉजिटिव सुपर कोइलिंग को उठाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव सुपर कोइलिंग को उठाने के लिए क्या लेके आओगे आप, टोपो आइसोमरेज। तो प्रोकैरियोट्स में जो टोपो आइसोमरेज होता है इसमें होता है आपका टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। टाइप सेकंड को ही हम प्रोकैरियोट्स में क्या बोलते हैं, गायरेज। गायरेज नाम सुना होगा ना। गायरेज क्या है, एक टोपो आइसोमरेज है। और ऐसे इसमें भी टाइप फर्स्ट और टाइप और रिवर्स गायरेज भी नाम देते हैं। चलो ये हो गया ना। अब क्या होता है, कोई भी जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो डायरेक्टली डीएनए के ऊपर आके बाइंड नहीं कर सकता, मतलब उनके पास में डीएनए बाइंडिंग डोमेन नहीं मिलता है। कोई भी प्रोटीन जो डीएनए पे बाइंड करना चाहे तो उसके पास में डीएनए बाइंडिंग डोमेन होना चाहिए, वो इनके पास में होता नहीं है। तो फिर इस डीएनए पॉलीमरेज को लोड कराने के लिए कोई ना कोई आएगा, जिसको हम क्या बोल के जाएंगे, पॉलीमरेज लोडर। तो इसमें तो होता है आपका
बीटा क्लैम्प कौन लोड करा के जाता है? बीटा क्लैम्प डीएनए पॉलीमरेज को लोड करा के जाएगा। और इसमें पीसीएनए प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन ये क्या करेगी? ये जो पॉलीमरेज है उसको डीएनए के ऊपर लोड करवा के जाएगी नहीं प्रोटीन। अब इन प्रोटीन के पास में एटीपीएज एक्टिविटी नहीं होती, मतलब एनर्जी को एक्सपेंडिचर करने वाली एक्टिविटी नहीं होती है। तो इसके लिए हमें इन क्लैम्प का भी क्या लाना पड़ेगा? लोडर लाना पड़ेगा। इसमें तो होता है आपका गामा क्लैम्प लोडर और इसमें RFC रेप्लिकेटिंग फैक्टर C। अब क्या होता है, जैसे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अनबाइंड तो हो जाते हैं लेकिन वापस से वो बाइंड नहीं हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक प्रोटीन लेके आनी पड़ेगी SSB सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। इसका काम क्या होता है? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड वापस से बाइंड नहीं हो जाए, री एंडलिंग को रोक के जाती है ना प्रोटीन। तो प्रोकैरियोट्स में तो इसको हम SSB नाम से जानते हैं और यूकैरियोट्स में इसका नाम हो जाता है रेप्लिकेटिंग प्रोटीन A। समझ में आया दोनों नाम? अब देखो होता क्या है कि ये डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है रेप्लिकेशन करने का। तो ये रेप्लिकेशन तो कितना भी बड़े पार्ट का कर सकता है लेकिन ये शुरुआत नहीं कर सकता। रेप्लिकेशन इससे कितना भी बड़ा करवा लो लेकिन ये शुरुआत नहीं कर सकता। शुरू करने के लिए किसी और को लेके आना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमेज। जो रेप्लिकेशन की शुरुआत करके जाता है उस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? प्राइमेज। तो प्रोकैरियोट्स में ये जो प्राइमेज होता है इसका काम करता है, एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है DNAG। और यूकैरियोट्स में ये काम कौन करके जाता है? डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। तो ये प्राइमेज आपने पढ़ा होगा ना, आरएनए प्राइमेज बोलते हैं इसको हम। इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें? क्यों पड़ी प्राइमेज की जरूरत? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन तो कर सकता है, मतलब 3 स्टेप होते हैं ना, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो ये इनिशिएशन नहीं कर सकता है ना ये आपका डीएनए पॉलीमरेज। एक बार इसको इनिशिएशन करके दे दिया जाए फिर इससे आप एलोंगेशन मनमर्जी कितना भी करवा लो। तो इनिशिएशन के लिए हमें जरूरत पड़ती है जिस एंजाइम की, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमेज। तो प्रोकैरियोट्स में प्राइमेज का काम कौन करता है? DNAG। और यूकैरियोट्स में काम कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज। ये पूरा नहीं लिखा था क्या? तो ये काम कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। अब ये जो आपका हेलिकेज होता है ना, ये हेलिकेज भी डायरेक्टली आके बाइंड नहीं हो सकता, इसको भी हमें लोड करवाने की जरूरत पड़ती है ना। तो एक हेलिकेज लोडर होगा। ये जो लोडर है ये तो किसका है? ये तो डीएनए पॉलीमरेज का लोडर है। तो यहाँ पे तो मैं लिख देता हूँ ना, ये तो कौन सा लोडर हो गया? पॉलीमरेज लोडर। ऐसे ही हेलिकेज भी डायरेक्टली आके बाइंड नहीं कर सकता, उसको भी किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो एक हेलिकेज लोडर लिख लेते हैं, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं ना, डीएनए पॉलीमरेज, और इसका नाम है हेलिकेज लोडर। तो प्रोकैरियोट्स में ये जो प्रोटीन होती है CDAC और DNAC। DNAC प्रोटीन किसका काम करती है? हेलिकेज को लोड कराने का काम करती है ना। और यूकैरियोट्स में CDC6 ये हेलिकेज का लोडर हो गया। अब फिर क्या होता है, लास्ट में रेप्लिकेशन वगैरह सब कुछ हो जाता है। अब ये जो आप ये जो प्राइमेज होता है ना, इस प्राइमेज का काम होता है प्राइमर लगाना आरएनए के। तो उन प्राइमर को हमें बाद में हटाना होता है। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कोई प्राइमर रिमूवल लेके आना पड़ेगा। प्राइमर को आपको क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। तो प्राइमर को रिमूव करने के लिए प्रोकैरियोट्स में तो कौन आता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट।
और यूकैरियोट्स में कौन करेगा ये काम? FEN, इसको हम बोलते हैं फ्लैप एंडोन्यूक्लियेज। चलो है ना, आपने प्राइमर रिमूव कर दिया। अब प्राइमर रिमूव करने के बाद में जो प्राइमर की जगह बचेगी खाली, उस जगह को भरना भी पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं गैप फिलिंग। तो गैप फिलिंग का काम कौन करेगा? गैप फिलिंग का काम इसमें तो यही करता है खुद DNA पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है। और इसमें कौन करेगा? DNA पॉलीमरेज डेल्टा। निक सीलिंग जानते हो? मतलब ओकाजाकी फ्रैगमेंट को जोड़ना होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? निक सीलिंग। तो निक सीलिंग के लिए इसमें कौन आएगा? लाइगेज। और इसमें भी कौन आता है? लाइगेज। ठीक है, ये तो हो गया निक सीलिंग वाला। इतनी बहुत है, बस याद हो जाएंगे इतने। क्या बोल रहे हो? जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनते हैं ना, तो उनको आपस में कनेक्ट भी करना होता है ना, जोड़ना होता है। तो उस जोड़ने वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? निक सीलिंग बोलते हैं। तो उसके लिए कौन आता है? लाइगेड। मतलब लाइगेड एक इंग्लिश का नेम है, मतलब लाइगेड का मतलब होता है जोड़ना या अटैच करना। तो लाइगेड करने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा? लाइगेज। तो प्रोकैरियोट्स में भी उसका नाम लाइगेज है और यूकैरियोट्स में भी उसका नाम लाइगेज है। अब मेरे साथ बोलो है ना एक बार। तो DNA जैसे आपको रेप्लिकेशन करना है, तो उसके लिए सबसे जो मेन एंजाइम वो कौन सा रहेगा अपना? DNA पॉलीमरेज। तो प्रोकैरियोट्स में कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के। कौन कौन से? DNA पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। और यूकैरियोट्स में 5 टाइप के, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। लेकिन आपको पता है कि ये DNA पॉलीमरेज डायरेक्टली DNA पे आके बाइंड नहीं हो सकते, इनको भी आपको क्या कराना पड़ेगा? लोड कराना पड़ता है। तो उसके लिए आपको पॉलीमरेज लोडर की जरूरत पड़ेगी। तो पॉलीमरेज लोडर का काम प्रोकैरियोट्स में कौन करता है? बीटा क्लैम्प। और यूकैरियोट्स में PCNA। अच्छा, अब इनके पास में ATP हाइड्रोलाइसिस वाली पावर नहीं होती है ना, तो इनको ATP हाइड्रोलाइसिस वाली पावर प्रोवाइड करने के लिए प्रोकैरियोट्स में तो आता है गामा क्लैम्प लोडर, और यूकैरियोट्स में आता है RFC, रेप्लिकेशन फैक्टर C। फिर अब इस DNA पॉलीमरेज को आगे बढ़ने के लिए रास्ता साफ चाहिए ना, S कोड वाली प्रोसेस कौन प्रोवाइड करके जाएगा? हेलिकेज। तो हेलिकेज प्रोकैरियोट्स में तो कौन होता है? कौन आएगा? DNA-B। और यूकैरियोट्स में MCM। लेकिन ये हेलिकेज भी खुद से बाइंड नहीं हो सकता आगे, इसके लिए भी किसी ऐसी सारी प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी जिसको हम क्या बोलेंगे? हेलिकेज लोडर। तो हेलिकेज लोडर जो है, ये काम प्रोकैरियोट्स में कौन करता है? DNA-C। और यूकैरियोट्स में कौन करेगा? CDC6। ठीक है, ये हेलिकेज को लोड करवा दिया। अब ये जो DNA पॉलीमरेज होता है, ये रेप्लिकेशन तो कितने भी पार्ट का कर सकता है, लेकिन ये शुरुआत नहीं कर सकता। तो शुरुआत करने के लिए कौन आता है? प्राइमेज। अब प्रोकैरियोट्स में प्राइमेज का नाम क्या होता है? DNA-G। और यूकैरियोट्स में क्या होगा? DNA पॉलीमरेज अल्फा, है ना, ये इनिशिएशन का काम करता है। ठीक है, अब शुरुआत कर दी। उसके बाद में जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट वगैरह बनेंगे, प्राइमर जो आपने लगाया था, तो पहले प्राइमर को हटाना पड़ेगा ना, तो प्राइमर हटाने को बोलेंगे हम प्राइमर रिमूवल। तो प्रोकैरियोट्स में ये काम कौन करता है प्राइमर रिमूवल का? DNA पॉलीमरेज फर्स्ट। और यूकैरियोट्स में कौन करता है? FEN। अभी इन सब के पूरे नाम देख लेंगे ना, जिनके भी नहीं आते हैं आपको, उसको बोलते हैं फ्लैप एंडोन्यूक्लियेज। फिर उसके बाद में प्राइमर रिमूवल के बाद में उस गैप को फिल करना पड़ेगा। तो गैप को फिल करने के लिए कौन आता है? DNA पॉलीमरेज फर्स्ट ही आता है ना प्रोकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स में DNA पॉलीमरेज डेल्टा। फिर उसके बाद में आता है जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट बचते हैं, उनको जोड़ने वाली प्रोसेस, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइगेज। तो
प्रोकैरियोट्स में भी लाया जाएगा और यूकैरियोट्स में भी लाया जाएगा। अब कोई दिक्कत बताओ इसमें? अब एक बच गया ना टॉपोआइसोमरेज वाला, मतलब जब हेलिकेज आगे बढ़ता है तो आगे पीछे से तो उलझनों को सुलझाता जाता है वो, लेकिन आगे उलझन बढ़ती जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सुपर कोइलिंग। तो उसको रिमूव करने के लिए कौन आता है? टॉपोआइसोमरेज। तो प्रोकैरियोट्स में दो टाइप का है, फर्स्ट सेकंड। सेकंड को हम क्या बोलते हैं? गायरेज। और ऐसे यूकैरियोट्स में भी है ना, दो टाइप का है, फर्स्ट और सेकंड। समझ में आया? तो ये आप है ना अच्छे से बना लो, क्योंकि आगे फिर ये एंजाइम के बस केवल नाम ही बताएंगे, अभी सारे काम और इनकी एक्टिविटी कैसे होती है, स्ट्रक्चर कैसे होती है, वो यही देख लेंगे हम। रश्मि बना लिए? अब एंजाइम को एक एक करके देख लें। हाँ, फुल फॉर्म लिख लो है ना, जिसकी नहीं पता है। जैसे ये इसकी तो कुछ होती नहीं, जैसे डीएनए, ये तो नाम दे दिया ना, प्रोटीन का डीएनए के ऊपर बाइंड करती है ना, तो डीएनए ए, डीएनए बी, डीएनए सी, ऐसे है ना, बहुत सारी प्रोटीन होती हैं। तो इसका तो कुछ नाम नहीं है स्पेशल, इनका भी कोई वो नहीं है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, इनका भी कोई स्पेशल नाम नहीं है ना। ये तो आपको होता है कोई भी प्रोटीन होती है उसको नाम ऐसे ही रख देते हैं हम, अल्फा बीटा गामा डेल्टा लैम्बडा। फिर उसके बाद में ये इनका कोई पूरा नाम नहीं है ना, CDC6 हेलिकेज में। फिर ये यहाँ से लिखो ना, MCM का लिख लो। MCM का क्या लिखोगे? मिनी क्रोमोजोम मेंटेनेंस प्रोटीन, ये तो हो गया MCM का। और देखो और क्या है इसमें, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, PCNA है ना। प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन। और किसका बताना, बताओ? RFC। रेप्लिकेटिंग फैक्टर C। और SSP का तो आप जानते हो बचपन से वैसे। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। और किसका? और कुछ बच गया? FEN। फ्लैप एंडोन्यूक्लिएज। और किसी का? और कुछ थोड़ी बच गया?
चलो अब कुछ नहीं बचा इसमें। अब एक एक करके जितने भी एंजाइम प्रोटीन बताइए ना, सबके बारे में जान लेते हैं ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे डीएनए पॉलीमरेज के बारे में। लिख लिया नहीं तो प्रोकैरियोट्स में कितने टाइप के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं? 5 टाइप के बताए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए पॉलीमरेज है, जैसे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट हो गया, पहले इसको ही देख लेते हैं ना। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है, इसके पास में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है पहले ये समझो। टोटल 3 टाइप की एक्टिविटी होती है ना। एक तो होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस, मतलब इसमें एक तरह से रेप्लिकेशन करने वाली एक्टिविटी यही है ना मेन। फिर दूसरी एक्टिविटी होती है आपकी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियेज, और तीसरी एक्टिविटी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सो न्यूक्लियेज। इस एक्टिविटी का मतलब समझ में आया क्या होगा? इससे नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज किया जाएगा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। और जो आपकी दूसरी एक्टिविटी है, इसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो ये आपका कोई डीएनए है, एक तो इसका 5 प्राइम एंड होता है और एक 3 प्राइम एंड होता है। अगर इस डीएनए को आगे और बढ़ाना हो तो ये काम तो कौन करके जाएगा? 5 to 3 सिंथेसिस वाली एक्टिविटी। अगर कोई न्यूक्लियोटाइड गलत लग गया, मान लो यहाँ पे सिंथेसिस ऐसे इसी डायरेक्शन में चल रहा होगा और अभी कोई न्यूक्लियोटाइड गलत लग गया, तो उस गलत वाले न्यूक्लियोटाइड को हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए जो एक्टिविटी काम में आती है उसको हम बोलते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियेज। इसलिए इसको हम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी बोलते हैं। प्रूफ रीडिंग में यही तो होता है कि कुछ गलत होता है तो उसको सही किया जाता है ना। तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है तो प्रूफ रीडिंग की जाती है, चेक किया जाता है कि कहीं कोई गलत तो नहीं लग गया। तो जो गलत लग जाता है उसको प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के द्वारा हटा दिया जाता है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नाम किसका है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियेज एक्टिविटी का। लास्ट में आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सो न्यूक्लियेज एक्टिविटी। आपको पता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो रेप्लिकेशन तो कर सकता है लेकिन शुरुआत नहीं कर सकता। तो शुरुआत करने के लिए यहाँ पे कोई और आया होगा ना, ये शुरुआत में तो प्राइमेज आया होगा। और प्राइमेज किसके न्यूक्लियोटाइड लगाता है? प्राइमेज किसके न्यूक्लियोटाइड लगाता है? डीएनए के, आरएनए के? प्राइमेज आरएनए प्राइमेज होता है एक्चुअल में, तो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड लगा के जाता है वो तो। और डीएनए में आरएनए के न्यूक्लियोटाइड का क्या काम? वो तो हमने केवल किस लिए लगाई थी? अपनी मजबूरी थी बस कि वो शुरुआत नहीं कर पा रहा था, तो उसको एक शुरुआत करवाने के लिए हमने बस ये ना प्राइमेज को बुलाया था। लेकिन वो किसके लगा के चला गया? आरएनए के। जबकि डीएनए में आरएनए के न्यूक्लियोटाइड नहीं रहने चाहिए, उसमें राइबोज शुगर होनी चाहिए या डीऑक्सी राइबोज होनी चाहिए। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज होनी चाहिए, लेकिन ये राइबोज शुगर वाले हैं तो इनको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए अब आप जब किसी को 5 प्राइम साइड से हटाते हो तो उसको हम बोलते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सो न्यूक्लियेज एक्टिविटी। और जब 3 प्राइम से हटाते हो तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियेज एक्टिविटी। तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियेज एक्टिविटी तो किस काम में आती है? प्रूफ रीडिंग में। कोई गलत लग जाता है तो उसको हटाने में। और ये वाली एक्टिविटी किस काम में आएगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सो न्यूक्लियेज वाली। अब ये जो प्राइमर आपने लगाया था ना, इसको हटाना पड़ेगा। प्राइमर हमेशा 5 प्राइम पे मिलेगा या 3 प्राइम पे मिलेगा? 5 प्राइम एंड पे मिलेगा। शुरुआत किधर से होती है? 5 प्राइम एंड से होती है, तो प्राइमर हमेशा 5 प्राइम वाले एंड पे मिलेगा। अब इसको आपको हटाना है, तो हटाने के लिए कौन सी एक्टिविटी चाहिए? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सो न्यूक्लियेज एक्टिविटी। तो ये किस काम में आएगी बताओ? प्राइमर रिमूवल में। तो इस एक्टिविटी का दूसरा नाम क्या है? प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी। ठीक है। तो अब जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है अपने पास में कितने टाइप के बताओ?
कितने टाइप के डीएनए पॉलीमरेज हैं अपने पास में? 5 टाइप के है ना। तो जैसे अपने पास में फर्स्ट भी होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो ये जो आपका फर्स्ट वाला होता है ना, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, इसके पास में 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस वाली एक्टिविटी होती है नहीं होती? होती है। और ये वाली एक्टिविटी ये भी होती है इसके पास में, और ये वाली एक्टिविटी ये भी होती है। तीनों एक्टिविटी होती है इसके पास में। देखो बीडल और टोटम ने एक हाइपोथेसिस दी थी, 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस, मतलब एक जीन जो होती है एक एंजाइम बना के जाती है। अब यहाँ पे एक्चुअल में जीन एक ही है, एक ही प्रोटीन है ये, जिसको हमने नाम दिया डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, लेकिन इसके पास में कितनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी हैं? तीन एंजाइमेटिक एक्टिविटी हैं। ये 5 प्राइम से 3 प्राइम सिंथेसिस भी कर सकता है, और 3 प्राइम से 5 प्राइम साइड में हटा भी सकता है ना, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है, और 5 प्राइम साइड से भी हटा सकता है। तो इसके पास में 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है। एक ही प्रोटीन है, एक ही प्रोटीन के पास में तीन एक्टिविटी होती हैं। फिर है आपका डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। इस डीएनए पॉलीमरेज सेकंड के पास में ये वाली एक्टिविटी होगी या नहीं होगी? देखो अगर इसका नाम ही डीएनए पॉलीमरेज है तो ये एक्टिविटी तो मिलनी चाहिए पॉलीमराइजेशन वाली, तो तभी तो नाम उसका क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। तो अगर नाम डीएनए पॉलीमरेज है तो पॉलीमराइजेशन वाली एक्टिविटी होगी या नहीं होगी उसके पास में? होगी। तो ये वाली एक्टिविटी तो सभी के पास में होगी, चाहे वो प्रोकैरियोट्स का हो या फिर यूकैरियोट्स का हो। और अभी तक निशा कोई भी ऐसा डीएनए पॉलीमरेज डिस्कवर नहीं किया गया है ना, चाहे प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसिस कर सके। कोई सा भी पॉलीमरेज हो हमेशा सिंथेसिस किधर होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो या फिर यूकैरियोट्स हो। तो कोई सा भी नाम आ जाए आपके सामने है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, या अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन, कोई सा भी नाम आ जाए, सब में सिंथेसिस की डायरेक्शन क्या रहेगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहेगी। अभी तक ऐसा कोई भी डिस्कवर नहीं किया गया है। फिर है आपकी ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, तो केवल ये फर्स्ट वाले 3 हैं उनके पास में मिलती है। और ये जो एक्टिविटी है ये डीएनए पॉलीमरेज के लिए अच्छी एक्टिविटी है खराब एक्टिविटी है? ये वाली अच्छी एक्टिविटी है, मतलब मिस्टेक को सुधारना तो अच्छी बात है ना। तो ये मिस्टेक को सुधारने वाली एक्टिविटी है। और क्लास में अच्छे बच्चे भी 3 ही होते हैं, आपको पता है ना, फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर और थर्ड रैंकर, फिर चौथे तो बैक बेंचर होते हैं। अब देखो इसके बाद में ये एक ज्यादा यस लग गया इसमें, ठीक है ना। तो इसके पास में 3 के पास में मिलेगी है ना ये वाली एक्टिविटी, 2 के पास में नहीं मिलेगी। और ये वाली जो एक्टिविटी है, क्या बोल रहे हो, क्यों नहीं मिलेगी? नहीं ना, मतलब मिलती नहीं है। अभी चलो इसके पीछे चलो अभी रीजन बताएंगे। मतलब एक डोमेन नाम की एक चीज होती है ना, तो वो डोमेन इनके पास में नहीं मिलता है। अभी बताएंगे कि डोमेन हाइपोथेसिस होती है, इसके जस्ट बाद में बता देंगे उसको, है ना। अब जो आपका तीसरी वाली एक्टिविटी है ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज, तो ये वाली एक्टिविटी इनमें से किसी के भी पास में नहीं मिलती है। और ये वाली जो एक्टिविटी है ना, अब इसमें भी यही पूछोगे कि इनमें क्यों नहीं मिलती है ये भी। और चलो इसमें तो मिल रही है ना एक में कम से कम, इस वाले में ना, फर्स्ट वाले में। यूकैरियोट्स में ये वाली एक्टिविटी किसी के पास में भी नहीं मिलती। यूकैरियोट्स में ये वाली एक्टिविटी किसी भी डीएनए पॉलीमरेज के पास में नहीं मिलती है। कौन सी वाली? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी को नाम क्या दिया है हमने? प्राइमर रिमूवल। तो फिर यूकैरियोट्स में प्राइमर रिमूव होगा या नहीं होगा? यूकैरियोट्स में तो काम तो सारे चलते हैं, आपको पता हो ना, किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता। बस वो एक भ्रम होता है आदमी को कि मेरे बिना उसका काम रुक जाएगा, लेकिन किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता। तो ये नहीं तो और कोई सही, और वो भी नहीं तो और कोई दूसरा सही, लेकिन कोई ना कोई आएगा। तो अभी आपको नाम लिखाया था मैंने वैसे, है ना, नाम नहीं लिखाया था कि यूकैरियोट्स में प्राइमर रिमूवल के लिए कौन आएगा?
FEN लिखाया था ना, तो फ्लैप एंडोन्यूक्लियस आता है उसमें, है ना। तो ये कुल मिला के 5 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज हैं, और पांचों के पास में कौन कौन सी एक्टिविटी मिलती है, ये समझ में आया आपको। तो कुल मिला के ये समझ में आया कि किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, कोई और आएगा। अभी विकास दिव्य कृति का सुना होगा आपने, नहीं सुना? इसी के ऊपर तो बनाया था उसने, किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता। अगर कोई आपको ज़्यादा भाव नहीं दे रहा तो आप उसको सुना सकते हो ना ये। तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। इस जमाने में कोई कमी थोड़ी है। तो ये बना लो आप, है ना। ये डीएनए पॉलीमरेज जितने भी होते हैं आपके प्रोकैरियोट्स के, उनके बारे में बताया गया आपको। ये जो दृष्टि कोचिंग पे भी ताला लग गया है, आपको बताया ना वहाँ, तो क्यों लगा है आपको पता है उसके पीछे रीजन? रीजन जो है वो बेसमेंट वाला नहीं है। मैं उसमें ग्रुप में भेजा है मैंने, देखो। रीजन ये वाला है, आप निकल के आया असली रीजन। अभी कुछ दिन पहले ही मीटिंग हुई है विकास दिव्य कृति की। ये तो इतिहास गवाह है, जिस जिससे मिल के आया। हाँ? जिस जिससे मिल के आया है। कुछ दिन पहले तो अडानी से मिल के आया था, तब है ना अडानी को डुबा दिया था। फिर कुछ दिन सूर्य कुमार यादव से मिल के आया था, लोकेश राहुल से मिला था, जिन जिन से मिल के आया ना। और उससे और मिल लिया था, वो विवेक बिंद्रा है ना। उसको भी नहीं बख्शा। हम्म, बांग्लादेश में। हम्म। चलो ये बना लिया। चलो अब इसे डीएनए पॉलीमरेज जो जितने भी है ना, ये तो हमने इनकी एक्टिविटी देख लिया ना, किसके पास में कौन सी एक्टिविटी है।
ये जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है ना, इसकी डिस्कवरी की थी ये साइंटिस्ट आएगा ना कॉर्नबर्ग, इसलिए इसको कॉर्नबर्ग एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है ना डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को। इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो ये होता है 103.5 kDa। इसमें भी कोई खास बात नहीं है ना, मतलब जब आप इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन कराओगे तो कितने पे बैंड आएगा इसका, 103.5 kDa पे आएगा। फिर हमने इस डीएनए पॉलीमरेज के ऊपर, जैसे ये हमने इसको रन करा के देख लिया है ना, तो इसका बैंड कितने पे आया, 103.5 पे आ गया। तो इससे हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट पता लग गया और ये भी पता लग गया कि ये कितनी सब यूनिट से मिलके बना हुआ है, तो सिंगल सब यूनिट से मिलके बना हुआ है। फिर हमने क्या किया, इस डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के ऊपर एक प्रोटीज डाला। तो प्रोटीज क्या करेगा, जोड़ेगा या कट करेगा, प्रोटीज इसको कट कर देगा। कट करने के बाद में इसके दो टुकड़े हो गए। अब नॉर्मली देखो होता क्या है, अगर किसी भी प्रोटीन में से अगर आप एक सिंगल अमाइनो एसिड भी हटा दो ना, तो भी वो प्रोटीन नॉन फंक्शनल हो जाती है। एक सिंगल अमाइनो एसिड अगर ऐड भी कर दो आप, तब भी प्रोटीन क्या हो जाती है, नॉन फंक्शनल हो जाती है। अब इसको हमने प्रोटीज से कर दिया कट, तो कट कर देंगे तो बताओ ये फंक्शनल रहेगी या नॉन फंक्शनल हो जाएगी, ये प्रोटीन क्या हो जाएगी, नॉन फंक्शनल हो जाएगी। तो फिर प्रोटीज डालने के बाद में हमने इसको जेल में रन करा के देखा, तो इसके कितने बैंड मिले, 2 बैंड मिले। इसका मतलब ये 2 टुकड़ों में डिवाइड होगी। तो एक तो मिलेगा हमको 68 kDa का 68.5 और एक का मिला, जोड़ के हो जाएंगे 35 होगा ना यहाँ पे फिर, अब हो जाएंगे ना। तो एक तो 68 का मिला, एक 35 के लगभग मिला है ना, 2 बैंड मिले इसके। अब ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ये उस साइंटिस्ट का नाम था क्लिनो, नाम से एक साइंटिस्ट था ना, वो ये एक्सपेरिमेंट करके देख रहा था कि अगर हम इसके ऊपर प्रोटीज डालें तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। अब उसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, इस डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के पास में कौन कौन, फर्स्ट के पास में कौन कौन सी एक्टिविटी है बताओ, तीनों एक्टिविटी है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज और 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियेज, ये तीनों एक्टिविटी होंगी इसके पास में। लेकिन अब इसके 2 फ्रेगमेंट हो गए ना प्रोटीज डालने पर, तो अब इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि अब ये प्रोटीन काम नहीं करेगी, नॉन फंक्शनल हो जाएगी, कट गई वो, अब उसकी फोल्डिंग ही चेंज हो जाएगी। लेकिन जब इसने देखा कि ये जो बड़ा वाला फ्रेगमेंट था, एक बड़ा फ्रेगमेंट बना है और एक छोटा फ्रेगमेंट बना है, तो इस बड़े वाले फ्रेगमेंट को इसने ऐसे आर्टिफिशियल यूज में लिया कि इससे रेप्लिकेशन करवा के देखते हैं हम कि ये करेगा या नहीं करेगा। तो कल्चर मीडिया में डाला, डीएनए डाला और जो भी रेप्लिकेशन के लिए जरूरी फैक्टर होते हैं वो सारे डाल दिए। तो ये क्लिनो पागल हो गया क्योंकि इसने रेप्लिकेशन कर दिया, जबकि इसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि ये तो प्रोटीन नॉन फंक्शनल हो जाएगी। ऐसे इवनली हम सिंगल अमाइनो एसिड भी हटा देते हैं ना प्रोटीन में से, तब भी प्रोटीन क्या हो जाती है, नॉन फंक्शनल। यहाँ तो प्रोटीन के 2 टुकड़े हो गए अलग अलग, फिर भी प्रोटीन रेप्लिकेशन करके जा रही है, मतलब अभी भी कैसी है, प्रोटीन फंक्शनल है। फिर चेक किया कि ये फंक्शनल है तो इसके पास में भी कौन कौन सी एक्टिविटी है। तो जब इसके पास में एक्टिविटी चेक की तो इसके पास में 2 एक्टिविटी निकल के आई, एक तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस वाली, भाई देखो रेप्लिकेशन किया तो ये तो होगी, और एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज वाली। फिर इस छोटे वाले फ्रेगमेंट के पास में चेक किया कि इसके पास में भी कुछ है या नहीं है, तो इसके पास में भी एक एक्टिविटी निकल के आई, कौन सी, सिंथेसिस वाली। और ये एक्सपेरिमेंट कर कौन रहा था, कौन करके जा रहा था एक्सपेरिमेंट, एक साइंटिस्ट था क्लिनो नाम से, वो ये एक्सपेरिमेंट करके देख रहा था। तो अब वो समझ नहीं पा रहा है कि एक्चुअल में ऐसा कौन सा, मतलब इसमें वो हो रहा है, मतलब चमत्कार, जिसकी वजह से 2 टुकड़े होने के बाद में भी ये प्रोटीन फंक्शनल है अभी भी। नहीं तो नॉर्मली क्या हो रहा है, अगर किसी प्रोटीन में से एक अमाइनो एसिड भी आप हटा रहे हो, जोड़ रहे हो, तो भी प्रोटीन कैसी हो जाती है, नॉन फंक्शनल। जबकि इसके तो 2 टुकड़े हो गए, फिर भी ये प्रोटीन कैसी है, अभी भी फंक्शनल, और दोनों टुकड़े बिल्कुल अपना अपना काम करके जा रहे हैं। तो फिर इसने और भी कई प्रोटीन के ऊपर करके देखा, तो वहाँ भी इसको कई प्रोटीन बेस रिजल्ट मिला कि 2 टुकड़े हो रहे हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन अभी भी कैसी हैं, फंक्शनल हैं, टुकड़े होने के बाद में भी। तो फिर इसने इसको समझाने के लिए एक थ्योरी दी है ना, उस थ्योरी का नाम होता है डोमेन हाइपोथेसिस। प्रोटीन में डोमेन तो पढ़े होंगे आपने,
डोमेन, डोमेन सुना होगा ना प्रोटीन में नाम। तो इस साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी, इसका नाम है डोमेन हाइपोथेसिस। इस थ्योरी में इन्होंने क्या समझाया, देखो कोई भी जब प्रोटीन बनती है ना, तो प्रोटीन की एक डिस्क्रीट फोल्डिंग होती है। जैसे ये प्रोटीन बनी, मान लो इसमें 200 अमीनो एसिड हैं और इसकी ऐसे ये फोल्डिंग हुई, ये फोल्डिंग होगी। कोई भी प्रोटीन जैसे एज एंजाइम काम कर रही है तो वो टर्सरी स्ट्रक्चर में होती है। अगर आपने इस प्रोटीन की फोल्डिंग थोड़ी सी भी डिस्टर्ब कर दी तो अब ये प्रोटीन कैसी हो जाएगी, नॉन फंक्शनल हो जाएगी। चाहे आप अमीनो एसिड्स में ऐड करो या हटाओ, प्रोटीन की फोल्डिंग चेंज होती ही प्रोटीन कैसी हो जाती है, नॉन फंक्शनल हो जाती है। एक्चुअल में सारा जो रोड़ा है वो किसका है, फोल्डिंग का है। आप उसमें ऐड कर दो लेकिन उसकी फोल्डिंग चेंज नहीं हो तो प्रोटीन कैसी रहेगी, फंक्शनल रहेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, आप उसमें ऐड करोगे हटाओगे तो प्रोटीन की फोल्डिंग क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्योंकि जिस अमीनो एसिड को आप हटाओगे वो किसी ना किसी के साथ में तो इंटरेक्शन कर रहा होगा ना, तो उसका इंटरेक्शन बिगड़ जाएगा। तो उसकी वजह से थोड़ी सी भी फोल्डिंग चेंज हुई तो प्रोटीन क्या हो जाएगी, नॉन फंक्शनल हो जाएगी। ऐसा नॉर्मली होता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे प्रोटीन फोल्डिंग में मैंने आपको एक अमीनो एसिड बताया था, ग्लाइसिन और प्रोलीन। प्रोलीन तो हेलिक्स ब्रेकर की तरह काम करता है, और जो ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन में टर्सरी स्ट्रक्चर के लिए कोई भी बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी नहीं होती है। टर्सरी स्ट्रक्चर कौन कौन से बॉन्ड की वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, या हाइड्रोजन बॉन्ड तो सेकेंडरी में आता है ना, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, आयनिक इंटरेक्शन, वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन, यही, और डाइसल्फाइड बॉन्ड, यही तो होते हैं। अब जो ग्लाइसिन होता है उसके पास में आर ग्रुप में क्या होता है, केवल हाइड्रोजन होता है बस। अब हाइड्रोजन जो है वो ना तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वो, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से नहीं जुड़ा है, ना आयनिक इंटरेक्शन कर सकता, ना हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कर सकता वो, और ना ही डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकता। जो सल्फर से जुड़ा होगा वही तो बना सकता है। तो ग्लाइसिन में जो हाइड्रोजन होता है वो कोई सा भी बॉन्ड नहीं बना सकता, और जब तक बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक टर्सरी स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। तो ग्लाइसिन जो है टर्सरी स्ट्रक्चर में कोई रोल प्ले करके नहीं जाता। अगर किसी प्रोटीन में सपोज करो 200 अमीनो एसिड हैं, तो 100 अमीनो एसिड जैसे एक साथ आ गए और उनकी ऐसे फोल्डिंग हो रही थी, अब 3-4 अमीनो एसिड एक साथ ग्लाइसिन के आ गए, तो अब उसमें बताओ फोल्डिंग होगी या नहीं होगी उस एरिया में, उस एरिया में फोल्डिंग नहीं होगी। अब क्योंकि फोल्ड होने के लिए कोई ना कोई बॉन्ड बनना चाहिए, लेकिन ग्लाइसिन के पास में बॉन्ड बनाने के लिए कुछ भी नहीं होता है ऐसा। तो अब जो 3-4 ग्लाइसिन अगर एक साथ आ जाते हैं तो वहाँ पे प्रोटीन कैसी रह जाती है, लीनियर रह जाती है ऐसे। तो यहाँ पे कौन से अमीनो एसिड आए होंगे, ऐसे ग्लाइसिन ग्लाइसिन आ गए होंगे, उस एरिया में फोल्डिंग नहीं होगी। फिर नॉर्मल अमीनो एसिड आएंगे तो फिर उनकी अलग से वापस से क्या हो जाएगी, ये प्रोटीन एक है या दो है, प्रोटीन एक ही है, लेकिन बीच में 3-4 क्या आ गए, ग्लाइसिन आ गए। और ग्लाइसिन जो है प्रोटीन फोल्डिंग का अपोज करके जाता है, वो नहीं चाहता कि फोल्डिंग हो, कुछ है ही नहीं उसके पास में फोल्ड करने के लिए। तो अभी ये भी 200 अमीनो एसिड की कोई प्रोटीन है, लेकिन इसमें सिंगल फोल्डिंग है क्योंकि इसमें ग्लाइसिन नहीं आए थे ना 3-4 एक साथ, लेकिन इसमें 3-4 ग्लाइसिन एक साथ आ गए, तो ये कोई 100 अमीनो एसिड की अलग हो गई और ये 95 अमीनो एसिड की फोल्डिंग अलग हो गई। अब ये प्रोटीन तो एक ही है, लेकिन इसके पास में कोई अलग एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी और इसके पास में अलग एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी, और इन दोनों पार्ट को हम नाम दे देते हैं डोमेन। डोमेन समझ में आया। डोमेन कैसे बनेगा, जब प्रोटीन में 3 या 3 से ज़्यादा ग्लाइसिन एक साथ आ जाएंगे तो प्रोटीन में अलग अलग फोल्डिंग हो जाती है, और उन अलग अलग फोल्डिंग्स को ही हम क्या बोलते हैं, डोमेन। तो ये एक अलग डोमेन बन गया और ये एक अलग डोमेन बन गया। अब इससे होता क्या है, जैसे यहाँ से तो आप एक अमीनो एसिड भी हटाओगे ना तो इसकी फोल्डिंग बिगड़ जाएगी। अगर यहाँ से आप एक अमीनो एसिड हटाते हो तो केवल इसी की फोल्डिंग बिगड़ेगी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका और इसका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है। समझ में आ गई बात। तो एक्चुअल में यही हुआ था, ये जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट था ना, इसमें ऐसे दो फोल्डिंग्स अलग अलग मिलती हैं। तो ये तो एक बड़ा वाला फ्रेगमेंट होता है और ये एक छोटा वाला फ्रेगमेंट होता है। इस बड़े वाले के पास में दो एक्टिविटी होती हैं, कौन कौन सी, 5' to 3' सिंथेसिस और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियेज, और छोटे के पास में, उसके पास में ये वाली एक्टिविटी होती है। अब जब आप प्रोटीयाज डालते हो तो ये कट यहाँ से होती है प्रोटीन, तो बताओ यहाँ से कट होने पर फोल्डिंग पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, इस वाली फोल्डिंग में पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो फोल्डिंग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। जो प्रोटीन कट हुई है वो लीनियर रीजन से कट हुई है, और इस रीजन को हम नाम देते हैं हिंज रीजन। हिंज रीजन जो दो डोमेन को क्या करता है,
जोड़ता है, कनेक्ट करता है। हिंज रीजन में कौन से अमीनो एसिड मिलेंगे? ग्लाइसिन अमीनो एसिड मिलेंगे ना, ग्लाइसिन रिच होगा। तो जब भी आपको हिंज रीजन बनाना हो तो उसमें क्या ऐड कर दो, वहाँ पे ग्लाइसिन ऐड कर दो, तो प्रोटीन की अलग अलग फोल्डिंग हो जाएगी। फिर अब ये जो बड़ा वाला फ्रेगमेंट है इसके पास में दो दो एक्टिविटी हैं, तो फिर यहीं से इसने हाइपोथेसिस दी थी, क्या? डोमेन हाइपोथेसिस। इसने बताया था कि डोमेन जो होते हैं वो प्रोटीन में इंडिपेंडेंट फोल्डिंग्स होती हैं, मतलब एक डोमेन में अगर आप म्यूटेशन करते हो तो उसका दूसरे वाले डोमेन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एक में चेंजमेंट करोगे तो उसी में फर्क पड़ेगा, है ना, दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप बीच में से कट करते हो तो दोनों डोमेन सही सलामत रहेंगे ना, प्रोटीन की एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट कौन करके जा रहा था? साइंटिस्ट का नाम था क्लीनो। तो उसने अपने नाम पे इस बड़े वाले फ्रेगमेंट का नाम ही क्या रख दिया? क्लीनो फ्रेगमेंट। अब ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया होगा अब तक कि क्लीनो फ्रेगमेंट के पास में कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं। तो क्लीनो फ्रेगमेंट कोई अलग से नहीं है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का ही एक डोमेन है, वो भी लार्ज वाला है ना, बड़ा वाला। ये तो लार्ज हो गया, और ये, और अब तक पता नहीं कितने एग्जाम में और पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया होगा ना क्लीनो फ्रेगमेंट का, अपने नेट में इतनी बार पूछ लिया ना क्लीनो फ्रेगमेंट का। तो क्लीनो फ्रेगमेंट होता क्या है एक्चुअल में? जब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है उसके ऊपर आप प्रोटीन डालते हो तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो उसमें जो बड़ा वाला फ्रेगमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लीनो फ्रेगमेंट बोलते हैं। और कौन कौन सी एक्टिविटी होती है उसके पास में? 5 to 3 सिंथेसिस और 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियेज। या ऐसे पूछ लेता है कौन सी एक्टिविटी नहीं मिलती है, तो वो भी बता सकते हो आप। तो 3 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस, ये गलत लिख गया ना, ये एक्सोन्यूक्लियेज होगा ना, यहाँ पे सिंथेसिस तो ऊपर आई गया ना। छोटे वाले के पास में कौन सी होती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। तो डोमेन समझ में आया आपको? डोमेन क्या होता है? डोमेन प्रोटीन की इंडिपेंडेंट फोल्डिंग्स होती हैं, जिसमें एक डोमेन में अगर म्यूटेशन हो जाए तो उसका दूसरे वाले डोमेन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो कोई भी, जैसे ये जो एक्टिविटी है ना, जैसे ये वाली एक्टिविटी है तो ये एक डोमेन में मिल रही है, और ये वाली एक्टिविटी दूसरे डोमेन में मिल रही है। तो अभी आपने पूछा कि सर इसके पास में क्यों नहीं मिलती, तो उसमें अगर दूसरा वाला डोमेन एब्सेंट है तो मिलेगी या नहीं मिलेगी एक्टिविटी? वो नहीं मिलेगी। इसका मतलब उसमें क्या होगा? वो वाला डोमेन एब्सेंट होगा। तो अगर किसी प्रोटीन के पास में कोई एक्टिविटी नहीं मिल रही है तो इसका मतलब क्या है? वो वाला डोमेन उसमें क्या है? एब्सेंट है। तो जिसमें भी नहीं मिल रही है इसका मतलब उसमें क्या है? ये एब्सेंट है, वाला डोमेन नहीं मिलेगा, उसमें एक ही डोमेन मिलेगा बस। समझ में आई बात? किसको समझ में नहीं आई ये वाली बात? ये तो एक ऐसे हाइपोथेटिकल बताया ना मैंने, 1000 भी हो सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। मैंने तो समझाने के लिए बताया है कि जैसे 200 की है, एक तो अकेली फोल्डिंग भी हो सकती है और एक ऐसे दो अलग अलग फोल्डिंग भी हो सकती है। जैसे मान लो 1000 न्यूक्लियोटाइड की है कोई प्रोटीन, वो अमीनो एसिड की, तो एक डोमेन में 800 हो सकते हैं, दूसरे में 200 हो सकते हैं। और जरूरी नहीं कि दो ही डोमेन हो, बहुत सारी प्रोटीन ऐसी हैं 5-5 डोमेन भी मिलते हैं। समझ में आ गई बात? तो वो तो अमीनो एसिड का जो नंबर है वो तो जीन पे डिपेंड करता है, जीन में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं उसमें। जितने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड होंगे जीन में उतने ज़्यादा आरएनए में न्यूक्लियोटाइड आएंगे और उतने ज़्यादा अमीनो एसिड बनेंगे। तो ये तो ऐसी हाइपोथेटिकल नंबर बताया कि सपोज करो कोई प्रोटीन है उसमें 200 अमीनो एसिड हैं, तो एक में 100 है और एक में ऐसे 95 है ना, कितने भी हो सकते हैं, ऐसे नंबर फिक्स नहीं है। समझ में आई बात? तो इसको आप बना लो और ये डोमेन हाइपोथेसिस में मैं लिखा दूंगा ना डेफिनेशन। फिलहाल क्लीनो फ्रेगमेंट तो समझ में आ गया ना आपको क्या होता है? तो क्लीनो फ्रेगमेंट डीएनए पॉलीमरेज ही है ना। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आ जाए तो उसको तो हम कोरन वर्क बोलते हैं, और उसका बड़ा वाला पार्ट आ जाए तो उसको हम क्लीनो फ्रेगमेंट बोलते हैं। तो उसके पास में दो एक्टिविटी होती हैं और क्लीनो फ्रेगमेंट पे इम्पोर्ट लगा लेना है, स्टार लगा लेना है ना, कि इसके पास में कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बैंड बनाना कोई ऐसी जरूरी नहीं है, तो मैंने आपको ऐसे समझाने के लिए बता दिया। आप तो डायरेक्ट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट डालो और उसका मॉलिक्यूलर वेट लिख लो बस, उसके बाद में उसके ऊपर प्रोटीज डालो, तो उसके दो फ्रेगमेंट बना लो, एक बड़ा एक छोटा। ठीक है, इसको बनाने की कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए ऐसे इसको मिटा ही देता हूँ मैं ना। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, इसके ऊपर
प्रोटीज डालोगे ना, तो प्रोटीज डालने से कितने फ्रेगमेंट हो गए इसके? कुछ समझ में आए नहीं आए इतना तो याद रख लोगे ना ये वाली बात। बस ये क्लिनो फ्रेगमेंट है और इसके पास में कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं ये समझ में नहीं आए चलेगा, है ना, क्योंकि अब कौन से आप एमएससी में डेफिनेशन लिख के आ रहे हो वैसे भी डोमेन हाइपोथेसिस की, तो डोमेन हाइपोथेसिस डालो और उसमें डेफिनेशन लिख लो। डोमेन होता क्या है ना, लिखो डोमेन्स आर independent. Domains are independent holdings of a protein. Domains are independent holdings of a proteins. Holdings of a protein. लिख लिया? Mutation in one domain, mutation in one domain does not alter समझ में नहीं आया तो अफेक्ट लिख लेना है ना, अफेक्ट, अल्टर मतलब होता है चेंज करना, does not alter activity of another domain. Does not alter activity of another domain. हाँ, मतलब समझ में आया लाइन का? अगर एक डोमेन में म्यूटेशन हो जाएगा तो उसका दूसरे डोमेन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ये है इस लाइन का मतलब। तो म्यूटेशन इन वन डोमेन डज नॉट अल्टर द एक्टिविटी ऑफ अनदर डोमेन। और लिखोगे आप टू डोमेन्स आर कनेक्टेड बाई हिंज रीजन। Two domains are connected by hinge region. Two domains are connected by hinge region. लिख लिया? Hinge region is glycine rich. Hinge region is glycine rich. हिंज रीजन इज ग्लाइसिन रिच, है ना। तो कम से कम 3 ग्लाइसिन जरूरी होते हैं ना, 3 से कम ग्लाइसिन होंगे तो फिर वो हिंज रीजन नहीं बना पाएंगे ना, 3 या 3 से ज़्यादा होंगे तो हिंज रीजन बन जाएगा। तो अभी ये जो बोर्ड पे लिखा है वो समझ में आया नहीं है, जो मैंने 2 लाइन लिखाई उनका मतलब समझ में आ गया ना। डोमेन्स क्या इंडिपेंडेंट फोल्डिंग्स होती हैं, एक म्यूटेशन हो जाए तो दूसरे में उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डोमेन्स हिंज रीजन से जुड़े होते हैं और उसमें ग्लाइसिन ज़्यादा मिलता है ना, मिनिमम 3 ग्लाइसिन जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं ना हिंज रीजन बनाने के लिए। फिर उसके बाद में क्लिनो फ्रेगमेंट के पास में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है इतना याद रह जाएगा, बस इतना ही इसमें याद रखना है और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो उसमें कोरेनबर्ग में और क्लिनो में कितना डिफरेंस है? कोरेनबर्ग तो पूरा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है और क्लिनो उसका एक फ्रेगमेंट है, वो भी बड़ा वाला फ्रेगमेंट। तो उसके पास में 2 एक्टिविटी होती हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लिएज। और किसी भी यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज के पास में 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी नहीं मिलती है। समझ में आ गई बात? ये तो हो गई आपके डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की कहानी। अब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की अगर आप बात करोगे तो ये किस किस काम में आता है? फर्स्ट, हाँ, किस किस काम में आता है ये? तो अपना रेप्लिकेशन करके कौन जाएगा 5 में से? 5 है अपने पास प्रोकैरियोट्स में, कौन सा करता है रेप्लिकेशन? सारे ही। चलो अभी कंपैरिजन कर लेंगे ना, पहले ये देखो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, ये लिख लेना आप म्यूटेशन रिपेयर में ना सेकंड को। फिर सब में लिख लेना इनमें म्यूटेशन रिपेयर। किसी में कुछ समझ में नहीं आए तो उसमें क्या लिख दोगे आप?
म्यूटेशन रिपेयर। कब की बात है? जब समझ में नहीं आया ना। मैंने आपको बताया ना कि जब जैसे अपने हिंदी में संक्षिप्तीकरण आता था, अब कुछ समझ में नहीं आया कि इसमें एक लाइन क्या लिखनी है, तो लास्ट में एक लाइन अपनी तरफ से लिख सकते हो, इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार की छठा द्रष्टव्य है। क्योंकि अनुप्रास अलंकार तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, दो शब्द तो रिपीट होंगे ही होंगे ना, तो वो तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो ऐसे ही कुछ समझ में अगर नहीं आए तो उसमें क्या लिख दोगे आप, म्यूटेशन रिपेयर में काम आता है ना ये वाला डीएनए पॉलीमरेज। अब कौन सा बच गया अपना, थर्ड बच गया ना, थर्ड को देख लेते हैं अब। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात करें तो अभी तक जो हमने देखा था ना फर्स्ट वाला, वो एक ही सब यूनिट से मिलकर बना हुआ था, मोनोमेरिक था, उसमें दो डोमेन थे बस। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात करें तो इसके पास में कौन कौन सी एक्टिविटी मिलती हैं, अभी हमने टेबल बनाई थी ना कुछ देर पहले। तो एक तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस, और एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस, दो एक्टिविटी मिलती हैं इसके पास में, और तीसरी वाली नहीं मिलती है ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस वाली नहीं मिलती। तो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी किसके पास में मिलती हैं, फर्स्ट के पास में मिलती हैं। तो अपना मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम कौन सा होगा, तो ये आपकी सोच गलत है ना, थर्ड वाला होता है। तीनों एक्टिविटी हैं लेकिन फिर भी वो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम नहीं है। पूरा रेप्लिकेशन करके कौन जाता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो ये तो गलत बात है ना, मतलब वो बुरा नहीं मानेगा फर्स्ट वाला, मतलब मेरे पास में इतनी सारी एक्टिविटी हैं फिर भी मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम कौन सा है, थर्ड वाला। इसके पास में तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस वाली एक्टिविटी भी नहीं है, लेकिन फिर भी निशा ऐसा कैसे हो गया, इसके साथ में इतना भेदभाव क्यों फर्स्ट के साथ में है, जब इतना भेदभाव क्यों हो रहा है बताओ। फर्स्ट के पास में इससे ज्यादा एक्टिविटी, इसके पास में तो केवल दो ही हैं, कौन कौन सी हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस वाली, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये उस डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को तो रेप्लिकेशन में याद ही नहीं करें अगर इनको प्राइमर रिमूवल की जरूरत नहीं पड़े तो। वो तो क्या है, इनको प्राइमर रिमूवल की जरूरत पड़ती है, और वो किससे होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस से, और वो उसके अलावा किसी के पास में नहीं मिलती एक्टिविटी। अगर प्राइमर रिमूवल की जरूरत नहीं पड़े तो ये फर्स्ट को याद करें ही नहीं कभी। तो मेन रेप्लिकेटिंग कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो इसमें हम यहां पर लिख लेते हैं ना, मेन रेप्लिकेटिंग ऑफ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट्स में ये क्या है, मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है। तो इसके साथ में कहीं ना कहीं तो भेदभाव हो रहा है, किसके साथ में, फर्स्ट के साथ में। उसके पास में इससे ज़्यादा एक्टिविटी, फिर भी मेन रेप्लिकेटिंग कौन बन गया, थर्ड वाला। तो देखो पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसकी अगर बात करें आप तो इसमें ये होती है एल्फा सब यूनिट, और एक होती है एल्फा एप्सिलॉन और थीटा। तीन सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। इसको हम बोलते हैं कोर पॉलीमरेज। इसको हम क्या बोलते हैं, कोर पॉलीमरेज में कौन कौन सी सब यूनिट है, एल्फा एप्सिलॉन और थीटा। ये जो अब आपका जो एल्फा सब यूनिट है इसके पास में एक एक्टिविटी मिलती है जिसका नाम है 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस। ये किसके पास में है, एल्फा वाली सब यूनिट के पास में। तो कुल मिला के ये तो आपको समझ में आ गया ना कि ये एक मोनोमेरिक एंजाइम नहीं है, ये मल्टीमेरिक एंजाइम हो गया। तीन सब यूनिट तो ये हो गई, एल्फा एप्सिलॉन और थीटा, और उसमें केवल एक ही सब यूनिट थी फर्स्ट वाले में। तो कल को ऐसी बात आई आपके सामने कि इसमें फर्स्ट और थर्ड में से कौन सा तो टर्सरी स्ट्रक्चर में मिलेगा और कौन सा क्वार्टनरी में मिलेगा, तो क्या बताओगे। तो कोई भी प्रोटीन जो मोनोमेरिक होती है वो तो मिलती है टर्सरी स्ट्रक्चर में, और कोई भी प्रोटीन जो मल्टीमेरिक होती है वो होती है क्वार्टनरी में। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड तो होगा आपका क्वार्टनरी, और फर्स्ट होगा टर्सरी स्ट्रक्चर में। ऐसी जैसे मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में से पूछा जाए तो मायोग्लोबिन तो मोनोमेरिक होती है तो वो तो मिलेगी टर्सरी में, और हीमोग्लोबिन 4 सब यूनिट से मिलकर बनी होती है
तो वो मिलेगी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में। तो अब जैसे वहां मैं बताता आपको समझ में नहीं आता, अब यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर भी देख ली दोनों की, एक मोनोमेरिक है तो एक मल्टीमेरिक है, और जो भी मल्टीमेरिक प्रोटीन्स होती हैं वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मिलती हैं, तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मिलेगा, है ना। दूसरा है आपका एप्सिलॉन। एप्सिलॉन के पास में होती है 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियर एक्टिविटी। फिर ये तीसरी के पास में कौन सी मिलेगी? ये इसका काम क्या होता है? एक्सोन्यूक्लियर एक्टिविटी को एनहांस करके जाने का। ये एक कोर पॉलीमरेज हो गया ना, लेकिन इसके साथ में और भी कुछ मिलता है। मैंने आपको बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो खुद से आके बाइंड नहीं हो सकता ना डीएनए के ऊपर, उसको बाइंड कराने के लिए आपको किसी दूसरी प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। तो उस प्रोटीन को हमने क्या नाम दिया था? पॉलीमरेज लोडर नाम दिया था। तो पॉलीमरेज लोडर के लिए कौन आया था? बीटा क्लैंप आया था ना। लेकिन बीटा क्लैंप के पास में एटीपी को हाइड्रोलाइसिस करने वाली एक्टिविटी नहीं थी, तो उसके लिए कौन आया था? गामा क्लैंप लोडर। तो ये तो केवल कोर पॉलीमरेज है, इसकी जो कंप्लीट अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कंप्लीट स्ट्रक्चर इसकी इस तरीके से मिलेगी आपको। जैसे ये डीएनए के सपोज करो ना, दोनों स्ट्रैंड हैं, तो ये दोनों स्ट्रैंड के जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं ना वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे इस पे डीएनए पॉलीमरेज को आपको लोड कराना है, तो लोड कराने के लिए कौन आएगा? बीटा क्लैंप आएगा। तो जैसे ये तो मैंने मान लो बना दिया एल्फा, ये बना दिया एप्सिलॉन, और ये बना दिया थीटा। ऐसे ही इस पे भी होगा सेम टू सेम, ऐसे ही एल्फा, एप्सिलॉन और थीटा। ये तो हो गया कोर पॉलीमरेज जो मैं एक्चुअल में रेप्लिकेशन करके जाता है। फिर इसके बाद में इसको लोड कराने के लिए कौन आया होगा? बीटा क्लैंप। तो ये मैंने यहां पे बना दिया एक, ये जो बीटा क्लैंप होता है ये डाइमेरिक होता है। एक ही प्रोटीन है लेकिन कैसी है ये? डाइमेरिक है। ठीक है, ये हो गया बीटा क्लैंप। फिर उसके बाद में ये जो दोनों स्ट्रैंड के डीएनए पॉलीमरेज हैं ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो इनको आपस में जोड़ने के लिए आती है एक क्या नाम है इसका? टॉप प्रोटीन। तो टॉप प्रोटीन से दोनों स्ट्रैंड के डीएनए पॉलीमरेज आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अब आपको बताया कि बीटा क्लैंप इसको लोड कराने के लिए आया होगा, लेकिन इस बीटा क्लैंप के पास में कौन सी एक्टिविटी नहीं थी? एटीपी को हाइड्रोलाइसिस करने वाली एक्टिविटी नहीं थी। तो इसको भी लोड कराने के लिए कोई ना कोई आया होगा, तो इसके लिए कौन आया होगा? गामा क्लैंप लोडर। तो गामा क्लैंप लोडर जो होता है उसके पास में 5 सब यूनिट होती हैं। क्या क्या नाम है इनके? देखो, काई, साई, डेल्टा, डेल्टा प्राइम और गामा। तो टोटल ये जो मिलके आपका बना हुआ है ये है कंप्लीट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। कोर तो ये होता है केवल, और कंप्लीट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात करोगे तो उसमें कितने टाइप की सब यूनिट मिलती हैं? 10 टाइप की सब यूनिट मिलती है ना। कौन कौन सी बताओ? देखो, एल्फा हो गई, एप्सिलॉन हो गई और थीटा, ये तो होगी कोर पॉलीमरेज वाली। फिर बीटा क्लैंप, ये कैसी होती है? डाइमेरिक। फिर गामा क्लैंप लोडर में गामा, काई और साई, डेल्टा और डेल्टा प्राइम, और इन दोनों को जोड़ने के लिए कौन आता है? टॉप प्रोटीन। समझ में आ गई बात? तो कोर पॉलीमरेज में 3 प्रोटीन है,
अल्फा एप्सिलॉन और थीटा, और दोनों के स्टैंड को जोड़ने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए टॉप प्रोटीन, लोड कराने के लिए बीटा क्लैंप, और बीटा क्लैंप का भी लोडर कौन है, गामा क्लैंप लोडर। और गामा क्लैंप लोडर में कितने टाइप की हैं सब यूनिट, 5 टाइप की, काई, साई, गामा, डेल्टा और डेल्टा प्राइम। तो टोटल डीएनए पॉलीमरेज में 10 टाइप की सब यूनिट होती हैं। अब आगे जब हम रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को जब दिखाऊंगा तो केवल ऐसे एक गोला बनाऊंगा और उसके अंदर लिख दूंगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो जैसे ही मैं इसे गोला बना के लिखूंगा तो आपको ये कंप्लीट स्ट्रक्चर सोच के देखनी है उसकी, है ना, कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कैसा होगा, ऐसा होगा, उसमें ये सारी सब यूनिट होंगी। समझ में आ गई बात? क्योंकि वहाँ पे जब हम रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये बार बार बनाने नहीं बैठेंगे, तो इसलिए आपको एक बार ही समझ लेना है कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड में क्या क्या होता है। समझ में आ गई बात? तो इसमें टोटल 10 टाइप की सब यूनिट होती हैं, अल्फा एप्सिलॉन थीटा, बीटा गामा क्लैंप लोडर में, काई साई डेल्टा, डेल्टा प्राइम और गामा, और जोड़ने के लिए कौन सी प्रोटीन आती है, टॉप प्रोटीन आती है। तो इस तरीके से ये एक कंप्लीट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है। इसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम, पूरे को क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। और उस वाले को क्या बोला था हमने, कोर पॉलीमरेज। कोर पॉलीमरेज में तो केवल 3 ही प्रोटीन आती हैं बस, अल्फा एप्सिलॉन और थीटा। अब बात आती है कि इसके पास में ज्यादा एक्टिविटी है, फर्स्ट के पास में, इसके पास में एक्टिविटी ज्यादा है फर्स्ट के पास में, ये साइज में ही बट एक्टिविटी तो फर्स्ट के पास में ज्यादा है, बड़े ही साइज में बड़ा है, एक्टिविटी तो 2 ही है इसके पास में, बस एक्टिविटी 2 ही है बस इसके पास में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लिएज। एक्टिविटी 2 ही है ना बस इसके पास में, लेकिन फिर भी मेन रेप्लिकेटिंग कौन सा बना, ये वाला। तो देखो उसके पीछे रीजन होता है, एक टर्म आता है प्रोसेसिविटी। प्रोसेसिविटी का मतलब होता है कि कोई एक बार डीएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाए, तो एक बार बाइंड करेगा तो ऐसा तो नहीं परमानेंट बाइंड रहेगा, वो डिसोशिएट भी होगा, फिर कोई दूसरा आके बाइंड करेगा। तो एक बार बाइंड कर गया तो एक डिसोशिएट होने से पहले वो कितने न्यूक्लियोटाइड लगा के जाएगा डीएनए के, वो होती है उसकी प्रोसेसिविटी। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास में भले ही एक्टिविटी ज़्यादा है, लेकिन उसकी प्रोसेसिविटी बहुत कम होती है। एक बार बाइंड करता है तो केवल 400 न्यूक्लियोटाइड ही लगा के जाता है बस, वो है ना, फिर उसके बाद में डिसोशिएट हो जाता है। और उसकी स्पीड भी कम है, कितनी होती है उसकी, लगभग 20 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड। जबकि आप थर्ड की बात करोगे तो इसके पास में एक्टिविटी भले ही कम है, लेकिन इसकी प्रोसेसिविटी बहुत ज़्यादा है, उसकी 4 से इसकी 50,000। एक बार अगर बाइंड कर गया तो कितने लगा के हटता है ये, 50,000 न्यूक्लियोटाइड लगा के हटेगा। दूसरा इसकी स्पीड, उसकी स्पीड कितनी है, 20 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड, इसकी होती है 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड। तो अब आप बताओ कि किसको बनाए मैंने रेप्लिकेटिंग मतलब बोला तो था उसने फर्स्ट वाले ने कि मेरे को बनाओ, लेकिन इसने बोला कि कितने दिन लगाएगा रेप्लिकेशन में, तो इस हिसाब से तो उसने बोला कि यार टाइम तो लगेगा, कि टाइम है ही नहीं अपने पास में मैं सारा खेल किसका है, टाइम का है। तो फिर मैन रेप्लिकेशन कौन सा बना, थर्ड वाला बना, क्योंकि इसकी प्रोसेसिविटी और स्पीड दोनों क्या है, ज़्यादा है। उसकी स्पीड भी कम है, प्रोसेसिविटी भी कम है। एक बार बाइंड करने पर मैक्सिमम कितने लगा सकता है, मतलब 400 लगा सकता है मैक्सिमम, 20 तो पर सेकंड लगाता है वो, है ना। और ये एक बार बाइंड कर गया गलती से तो कम से कम 50,000 न्यूक्लियोटाइड लगा के तब वहां से डिसोसिएट होगा, है ना। तो इसकी हाई प्रोसेसिविटी होने की वजह से ये क्या बना, मैन डीएनए पॉलीमरेज बना। समझ में आया? तो उसके साथ कोई ऐसा भेदभाव नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी प्रोसेसिविटी और स्पीड क्या थी, कम थी, है ना। इस वजह से हमने इसको प्रायोरिटी में रखा। तो प्रोसेसिविटी तो अभी लिख लेंगे हम, पहले ये जो आपको स्ट्रक्चर वगैरह बनाई समझ में आ गई, तो अब ये बना लो आप। ये तो बना लिया था ना आपने, अब ये थर्ड वाला बनाओ चेंज करें, बना लिया, खींच लो फोटो।
तो टॉप प्रोटीन लिंक करने का काम करती है, या ब्रिज प्रोटीन भी बोलते हैं इसको, है ना। ब्रिज का मतलब जानते हो ना, जो जोड़ने का काम करता है। तो निशा, अगर कोई आपके ऊपर पत्थर फेंके तो क्या करो, उन पत्थर से पुल बना दो, जिससे दोनों के बीच दूरियां कम हो जाएंगी। हाँ, किसका, इसका मतलब ये ब्रिज प्रोटीन या लिंकर बोलते हैं इसको, लिंक करने का काम करती है टॉप प्रोटीन। किससे इसको टॉ से हम क्या लिखते थे फिजिक्स में, एंगुलर मोमेंटम लिखते थे, क्या लिखते थे, टॉ, टॉप प्रोटीन आई थी ना फिजिक्स में, कांस्टेंट था। टॉ से लिखते थे, एंगुलर मोमेंटम लिखते थे, क्या लिखते थे, टॉर्क आता था, है? नीटा। हाँ, ये नीटा आता था आपका। इसकी विमा तो मेरे को याद रहेगी, लेकिन इससे क्या बोलते हैं, ML-1 T-1 होती है इसकी विमा। ये तो सही है विमा तो। ML श्यांता गुणांक ईटा बोलते थे इसको। विस्कोसिटी कोफिशिएंट। क्या फिजिक्स नहीं आती? फिजिक्स का तो कोई रोल है भी नहीं अपने में, फिजिक्स नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री नहीं आती तब भी काम चल जाएगा। तो तबस्सुम बात क्या थी कि एक आदमी था, वो सफलता की ज़्यादा ऊंचाइयों को छू रहा था वो। तो फिर उसकी सफलता को देखते हुए एक शायर ने शायरी बनाई उसके ऊपर। शायरी बनाई। करके खुदी को बुलंद ऊपर चढ़ा इतना कि खुदा भी बोला चढ़ तो गया, अब उतरेगा कैसे? अब बताओ कैसे उतरेगा वो, ज्यादा ऊपर चढ़ गया ना सफलता के ऊपर। चलो, अब ये हो गया आपका। इसके बारे में और लिखो, प्रोसेसिविटी के बारे में। प्रोसेसिविटी। क्या लिखोगे इसके बारे में? लिखो, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब जानते हो ना, इनकॉर्पोरेटेड इसका मतलब होता है लगाना या समावेशित करना, किसी के अंदर ऐड करना एक तरह से, है ना। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेटेड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन।
बिफोर डिसोसिएशन ऑफ बिफोर डिसोस ड्यूरिंग रेप्लिकेशन बिफोर डिसोसिएशन ऑफ बिफोर डिसोसिएशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज बिफोर डिसोसिएशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इन ईच राउंड इन ईच राउंड इन ईच राउंड। हाँ देखो इस राउंड राउंड तो देखो पहले तो ये समझो कि ऐसा नहीं है कि एक बार पॉलीमरेज बाइंड कर जाता है तो वही पूरा रेप्लिकेशन कर देता है ना, ऐसा नहीं होता। पॉलीमरेज बाइंड करता है, उसके बाद में बीच में कई बार डिसोसिएट होता है, फिर नया वाला आता है, तो ये कहानी चलती रहती है। तो कोई भी बाइंड कर जाए ना पॉलीमरेज, फिर वो डिसोसिएट होगा, तो एक बार बाइंड कर जाए और डिसोसिएट होने से पहले कितने न्यूक्लियोटाइड लगा के जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिविटी बोलते हैं। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, इसकी तो लगभग होती है 400 न्यूक्लियोटाइड, और थर्ड की कितनी होती है 50,000 न्यूक्लियोटाइड। तो किसकी प्रोसेसिविटी ज़्यादा है, थर्ड की ज़्यादा है, इसलिए हमने उसको मैन रेप्लिकेटिंग बनाया। थर्ड की स्पीड भी लिख लेना 1000 न्यूक्लियोटाइड पर, देखो 1 सेकंड में कितने न्यूक्लियोटाइड लगाता है 1000, और फिर भी मिस्टेक नहीं करता है ना, ये सबसे बड़ी बात है। आप कोई भी काम कर सकते हो 1 सेकंड में 1000, मतलब कोई सा भी काम। अजय 1 सेकंड में 1000 बार किसी को भी रिपीट कर सकते हो आप, कोई सी भी एक्टिविटी को नहीं कर सकते। ये 1 सेकंड में 1000 न्यूक्लियोटाइड लगाता है, वो भी बिना मिस्टेक के अपनी आंखें ही ऑब्जर्व नहीं कर सकती, मतलब जैसे कि एक तो होता है फोटो, एक होता है वीडियो। फोटो और वीडियो में कितना डिफरेंस होता है। जैसे फोटो, हम एक टाइम पे एक फोटो देख रहे हैं, अगर आपको 1 सेकंड में 30 से ज़्यादा फोटो दिखा दिए जाएं तो वो वीडियो बन जाएगा। तो जो वीडियो होता है वो ऐसा नहीं कि वीडियो होता है, वो फोटोज ही होते हैं। फोटोज का एक फ्रेम होता है, बस ये है कि 1 सेकंड में हमें 30 से ज़्यादा फोटो दिखा दिए जाते हैं एक साथ, तो वही क्या बन जाता है हमारी आंखों के लिए, मतलब वीडियो बन जाता है। मतलब हमारी जो डिफरेंशिएशन पावर है वो इतनी है ना, 1 सेकंड में मैक्सिमम 30, उससे ज़्यादा फिर क्या बन जाएगा, वो वीडियो बन जाएगा ना अपनी आंखों के लिए। 1 सेकंड में हम मैक्सिमम 30 फोटो ही देख सकते हैं, 30 भी नहीं देख सकते। तो जो फ्रेम रेट वगैरह आती है ना, आपने देखा हो कैमरे में 30 और 60 की ऐसे आती है ना 30 भी ज़्यादा है अपनी आइज़ के लिए ना। जैसे कोई फैन वगैरह घूमता है, तो हम जैसे कैमरे वगैरह में कैप्चर करते हैं तो आपको बिल्कुल वो ऐसे स्टेबल लगता है ना, स्थिर लगता है। तो वो सब किसका खेल है, फ्रेम रेट का खेल है ना, कितने फ्रेम शूट किए जा रहे हैं 1 सेकंड में। क्या, हाँ जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह को आप वीडियो वगैरह में देखते हो तो उसकी पंखुड़ी हमें स्टेबल लगती है घूमती, जो कि बहुत स्पीड से घूम रही होती हैं। तो ये तो आपके है ना डीएनए पॉलीमरेज हो गए सारे के सारे। अब बताओ फर्स्ट के पास में 3 एक्टिविटी होती हैं, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ किस काम में आते हैं, म्यूटेशन रिपेयर में। और आपको कोरेनबर्ग और क्लिनो में अंतर समझ में आया। कोरेनबर्ग तो कंप्लीट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, और क्लिनो फ्रैगमेंट उसका एक बड़ा वाला पार्ट होता है जिसके पास में 2 ही एक्टिविटी होती हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लिएज। अच्छा अब कौन सा एंजाइम था दूसरा बताओ प्रोकैरियोट्स में, ये तो आपके डीएनए पॉलीमरेज हो गए सारे। दूसरा एंजाइम कौन सा था, हेलिकेज। तो हेलिकेज के बारे में भी देख लो, जैसे प्रोकैरियोट्स में जो हेलिकेज था डीएनए बी, डीएनए बी जो होता है वो एक होमो हेक्सामर होता है, और इसके पास में कौन सी एक्टिविटी मिलती है,
मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है किसके थ्रू, एटीपी एक्टिविटी के थ्रू, मतलब एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करता है ये। तो डीएनए बी प्रोटीन कितने सब यूनिट से मिलकर बनी हुई है, होमो हेक्सामर है तो कितने से बनी होगी, 6 सब यूनिट से, और 6 के 6 कैसी होंगी, सेम होंगी, एक जैसी आइडेंटिकल होंगी, तभी तो हमने क्या वर्ड लगाया है, होमो हेक्सामर। और एटीपी एक्टिविटी मिलती है। और अगर आप यूकैरियोट्स के हेलिकेज की बात करोगे तो उसमें कौन होता है, एमसीएम मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस प्रोटीन, ये कैसा होता है, और इसके पास में भी कौन सी एक्टिविटी मिलेगी, एटीपीएच। माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा या नहीं मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी हेलिकेज मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में रेप्लिकेशन चलेगा या नहीं चलेगा, उसमें भी तो डीएनए मिलता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है साक्षात ट्विंकल खन्ना रहती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में जो हेलिकेज होता है उसका नाम क्या होता है, ट्विंकल। ये भी कैसा है, ज्यादा नहीं सोचना है, अक्षय कुमार भी है पता है ना आपको। हाँ, तो समझ में आया प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स और माइटोकॉन्ड्रिया में डिफरेंस। तो तीनों में हेलिकेज मिलता है, इसमें भी होमो, इसमें भी होमो और इसमें हेट्रो, तीनों के पास में कौन सी एक्टिविटी मिलेगी, एटीपी को हाइड्रोलाइसिस करने वाली एक्टिविटी मिलेगी। काम क्या होता है हेलिकेज का, वैसे ये हेलिक्स को ब्रेक कर देता है, बस यही काम है, तभी तो नाम इसका क्या पड़ा, हेलिकेज। जो हेलिक्स को ब्रेक करे वो हेलिकेज। ठीक है, ये आपका हेलिकेज हो गया। बनाओ हेलिकेज जल्दी से। हाँ लिख लिया। एक एसएसबी प्रोटीन और थी है ना, एसएसबी। तो प्रोकैरियोट्स में भी नाम इसका एसएसबी था, और यूकैरियोट्स में क्या नाम था, रेप्लिकेटिंग प्रोटीन ए। तो इसके बारे में लिख लो, एक तो ये है बाइंड्स ऑन डीएनए इन टेट्रामेरिक फॉर्म इन कोऑपरेटिव मैनर। कोऑपरेटिव मैनर का मतलब जानते हो, कोऑपरेट करना, मतलब ऐसा होता है कि ये टेट्रामेरिक फॉर्म में ही काम करती है ना। तो जैसे 4 सब यूनिट होंगे टेट्रामर का, मतलब जैसे पहली वाली सब यूनिट आके डीएनए पे बाइंड हो गई तो वो दूसरी वाली सब यूनिट के लिए काम आसान कर देती है, दूसरी वाली अब आसानी से आके बाइंड हो सकती है, और दूसरी वाली बाइंड होगी तो तीसरी वाली आसानी से बाइंड हो जाएगी। जैसे कि एक हीमोग्लोबिन होता है, उसके साथ में कितने ऑक्सीजन बाइंड करते हैं, एक हीमोग्लोबिन के साथ में, तो एक हीमोग्लोबिन के साथ में 4 ऑक्सीजन बाइंड करते हैं,
तो जैसे पहले वाले को बाइंड करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन एक ऑक्सीजन अगर बाइंड कर जाता है तो दूसरे वाले के लिए आसानी हो जाती है। वहाँ भी कोऑपरेटिव मैनर में बाइंडिंग होती है और यहाँ भी कोऑपरेटिव मैनर में बाइंडिंग होती है। और मतलब इसको बाइंड करने के लिए किसी स्पेशल सीक्वेंस की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती? सीक्वेंस इंडिपेंडेंट है, मतलब ये डीएनए का सीक्वेंस कुछ भी हो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको केवल बाइंड करने से मतलब रहता है। और बाइंड्स ऑन सिंगल स्ट्रैंड, तो ये इसके बारे में ना 4 बातें हो गई। एक तो ये टेट्रामेरिक फॉर्म में बाइंड करती है, दूसरा कोऑपरेटिव मैनर में, तीसरा सीक्वेंस इंडिपेंडेंट होती है, कोई स्पेशल सीक्वेंस नहीं चाहिए, और चौथा सिंगल स्ट्रैंड पे बाइंड करती है। तो 4 बातें लिख लो ना एसएसबी के बारे में। टॉप आइसोमरेज बच गया ना? देखो सारे एंजाइम्स के नाम आपको समझ में आते हैं, जैसे डीएनए पॉलीमरेज नाम है, आपको समझ में आता है क्या करेगा वो? पॉलीमराइजेशन। हेलिकेज समझ में आता है क्या करेगा? हेलिक्स को ब्रेक करेगा। एसएसबी आपको समझ में आता है सिंगल स्ट्रैंड को क्या करेगा? सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर बाइंड करेगा। और लोडर जो है लोड करा के जाएगा, ये भी समझ। लाइगेज ऐड मतलब कनेक्ट करने का काम करेगा। प्राइमर रिमूवल वाला प्राइमर को रिमूव करने का काम करेगा। ये इस नाम से आपको कुछ फीलिंग आती है टॉपो आइसोमरेज से? टॉपो आइसोमरेज से क्या फीलिंग आती है आपको? किस बेसिस पर नाम दिया गया है टॉपो आइसोमरेज? जो आइसोमर बनाने में टॉप पर हो। किस किस बेसिस पर नाम दिया गया बताओ ये? बाकी देखो सारे नाम आपको समझ में आते हैं एंजाइम्स के। इसका क्या काम होना चाहिए टॉपो आइसोमरेज का, और इस काम का इस नाम से क्या लेना देना? हम टॉपो आइसोमरेज, हाँ आइसोमरेज तो समझ में आता है आपको, है ना? लेकिन ये टोपो क्या है? टोपो क्या है अशोक? टोपी भी तो हो सकता है ना। तो देखो इसको समझते हैं ना क्या होता है टॉपो आइसोमरेज। देखो ये सपोज करो अपने पास में एक डीएनए है, और नॉर्मली हम बीडीएनए की स्टडी करते हैं, आपको पता है ना। ये कौन सा डीएनए है? बीडीएनए है। तो इस बीडीएनए के एक हेलिक्स में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? एक हेलिक्स में कितने होते हैं? चलो इसका डायमीटर कितना होता है बताओ? 20 एंगस्ट्रम है ना। एक तो मैं बता देता हूँ। अब बताओ 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है? 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है? 3.4 एंगस्ट्रम या नैनोमीटर? एंगस्ट्रम। एक हेलिक्स में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? कितने? अरे एनसीईआरटी में आया था खूब, ये तो पता होगा ना आपको। तो एक हेलिक्स में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? या इसकी पिच कितनी होती है? एक हेलिक्स की लेंथ कितनी होती है? ऐसे तुक्के से नहीं बताना, मतलब याद हो तो। एक हेलिक्स में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। तो अब आपको बताया कि 3.4 एंगस्ट्रम होती है 2 के बीच में, तो कितनी हो जाएगी? 34 एंगस्ट्रम। एक हेलिक्स की कितनी हो जाएगी लंबाई? 34 एंगस्ट्रम हो जाएगी, है ना। और अब हम थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो आपको पता है ना कि डेटा थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना। हम छोटे थे तब की बातें हैं। तो अभी अगर हम देखेंगे तो इसमें बी डीएनए में एक हेलिक्स में 10.4 बेस पेयर पर हेलिक्स होते हैं।
एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर होते हैं? 10.4 बेस पेयर होते हैं। और जब हम छोटे थे तो तब कितने थे? 10 थे। अब है ना 10.4 हो गए हैं। अब हम बड़े हो गए तो थोड़ा सा तो बढ़ेंगे ना। तो मतलब जैसे ये मान लो एक हेलिक्स है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर होंगे? 10.4 बेस पेयर होंगे। ठीक है, अब सपोज कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो डीएनए है इसमें टोटल कितने हेलिक्स हैं? 10 हेलिक्स मान लेते हैं, अपनी तो घर की बात है। तुम कितने हेलिक्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक? इसमें 10 हेलिक्स। तो टोटल कितने बेस पेयर होंगे इसमें? 10 से मल्टीप्लाई कर दो। एक हेलिक्स में कितने हैं? 10.4, तो 10 में कितने होंगे? 104। तो कुल मिला के इसमें कितने बेस पेयर हैं अभी? 104 बेस पेयर हैं टोटल। ये बी डीएनए है। बी डीएनए में एक हेलिक्स में 10.4 बेस पेयर होते हैं ना। और अभी हमने मान लिया कि अपने पास में एक डीएनए है जिसमें कितनी हेलिक्स हैं? 10 हेलिक्स हैं। और टोटल कितने बेस पेयर होंगे इसमें? 104 बेस पेयर होंगे। तो कोई भी बी डीएनए जिसमें एक हेलिक्स में 10.4 बेस पेयर होते हैं, ऐसे डीएनए को हम बोलते हैं रिलैक्स डीएनए। तो अभी ये कैसा है? रिलैक्स कंडीशन में है। समझ में आ गई बात? अब हम इसके साथ में क्या करेंगे, जैसे ये अपने पास में एक डीएनए हो गया और ये डीएनए है। अभी इसमें कितने बेस पेयर हैं टोटल? 104 बेस पेयर हैं। और हेलिक्स कितने टोटल इसमें? 10 हेलिक्स हैं। और ऐसे डीएनए को मैंने क्या नाम दिया है? रिलैक्स डीएनए नाम दिया। रिलैक्स कंडीशन में है ना। अब मैं क्या करूं, इसी डीएनए को मैं इसमें ऐसे 2 हेलिक्स और बढ़ा देता हूं ऐसे, तो एक्स्ट्रा हेलिक्स बना दी मैंने। तो अभी टोटल कितनी हेलिक्स हो गई इसमें? कितनी हेलिक्स हो गई बताओ? 12 हो जाएंगी। 10 तो थी पहले, अब 2 और बढ़ा दी मैंने तो 12 हेलिक्स हो गई। लेकिन अभी भी बेस पेयर कितने हैं इसमें पूरे डीएनए में? बेस पेयर तो 104 है। बेस पेयर थोड़ी बढ़ाए मैंने, केवल क्या किया है? 2 बस हेलिक्स बढ़ा दिए, इंक्रीज कर दिए गांठ दे के 2 बस। तो हेलिक्स तो कितने हो गए? 10 से 12। लेकिन बेस पेयर अभी भी कितने इस डीएनए में? क्या इसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजमेंट किया है मैंने? अभी भी जो न्यूक्लियोटाइड थे वही की वही हैं। मैंने ना कोई ऐड किया ना कोई हटाया है, केवल बस क्या किया है? 2 हेलिक्स एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं बस। तो अभी हम इसकी बात करेंगे तो इसमें टोटल, अब इसमें ये जो 2 हेलिक्स नया एक्स्ट्रा होने से अब इसमें उलझन और ज़्यादा बढ़ जाएंगी ना। तो अब जो डीएनए जो आपको ऐसा दिख रहा था वो अब आपको कैसे दिखेगा? मतलब उलझन बढ़ गई इसमें, है ना। अभी भी इसमें यहां से लेके अगर आप यहां तक देखोगे तो कितने वो हैं हेलिक्स? कितने इसमें अब? 12 हेलिक्स हो गए। अब अभी आपके सामने 2 हेलिक्स बढ़ाए थे ना मैंने, तो 12 हेलिक्स हो गए। और बेस पेयर कितने हैं? वो तो 104 ही रहेंगे। तो अब मैं आपसे पूछूं कि एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर होंगे? अब एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर होंगे? अब तो 104 बेस पेयर हैं, टोटल 12 हेलिक्स हैं, तो डिवाइड कर लो कैलकुलेटर से, कितना आ रहा है? 104 को डिवाइड कर लो 12 से, तो कितना आ रहा है ये? 12 × 96, 12 नम्मा 108, तो 8.6 बेस पेयर पर हेलिक्स। ठीक है, ये हो गया ऐसे। अब हम उल्टा कारनामा भी कर सकते हैं, जैसे ये डीएनए था अपने पास में, ये वाला है ना, ये वाली कंडीशन में था ना। अब मैंने क्या किया, अभी इसमें 104 बेस पेयर हैं और कितनी हेलिक्स हैं? 10 हेलिक्स हैं। और हर हेलिक्स में कितने बेस पेयर हैं? 10.4। मैंने क्या किया, इस बार 2 हेलिक्स इसमें से ऐसे कम कर दिए, गांठ खोल दी इसके ना। तो अब कितने हेलिक्स रह जाएंगे इसमें? 8 हेलिक्स रह जाएंगे। लेकिन बेस पेयर अभी भी 104 ही रहेंगे। बेस पेयर के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं किया, केवल बस हमने उलझन को कम ज़्यादा किया है बस। तो अब हमने इसकी 2 उलझन को खोल दिया। तो अब ये जो डीएनए है वो थोड़ा सा रिलैक्स, मतलब ऐसे दिखेगा अपने को, मतलब ऐसा दिखेगा ना इस बार अपने को। इसकी जो उलझन है वो क्या हो गई? कम हो गई। तो अभी भी अगर हम इस डीएनए की बात करें तो इसमें कितने हेलिक्स हैं? अब हमने 2 कम कर दिए थे इस बार, तो इसमें रह गए 8 हेलिक्स। बेस पेयर कितने अभी भी?
104 बेस पेयर। तो एक हेलिक्स में कितने आएंगे? 13 8 104 है ना, तो मतलब 13 बेस पेयर पर हेलिक्स। हमने इनके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजमेंट किया या नहीं किया, ये बताओ। ये 3 डीएनए हैं अपने पास में ना, मान लो ये एक्स डीएनए, ये वाई डीएनए और ये जेड डीएनए। क्या इनका केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल है ना। तीनों में बेस कंपोजिशन जो है बिल्कुल एक जैसा है। डिफरेंस केवल किस बात का है? एक हेलिक्स में नंबर ऑफ बेस पेयर का, बस। बाकी सब कुछ कैसा है? सेम टू सेम है। तो आपको पता है ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें एक आध बात का डिफरेंस होता है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोमर बोलते हैं। जैसे कोई स्ट्रक्चर सब कुछ सेम हो, केवल फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस हो, तो उनको हम फंक्शनल आइसोमर बोल देते हैं। आइसोमर का मतलब केवल एक आध बात का डिफरेंस होगा, बाकी सब कुछ क्या होता है? सेम होता है। तो इनका मॉलिक्यूलर वेट सेम है, केमिकल कंपोजिशन सेम है, सब कुछ सेम है, केवल किसका डिफरेंस है? एक हेलिक्स में नंबर ऑफ बेस पेयर का। तो कुल मिला के ये क्या हो गए? आइसोमर हो गए। और ऐसे आइसोमर को हम नाम देते हैं टोपो आइसोमर। मतलब टोपो का मतलब होता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी एक टर्म है ना, तो जिनकी टोपोलॉजी में केवल डिफरेंस हो, उन आइसोमर को हम क्या नाम देते हैं? टोपो आइसोमर नाम देते हैं। तो ये तीनों आपस में क्या हैं? टोपो आइसोमर हैं। और इनको एक दूसरी फॉर्म में चेंज करने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा? टोपो आइसोमरेज। अब ये दोनों आपस में टोपो आइसोमर हैं, ये वाली फॉर्म में आ गया डीएनए, तो हमें इसको कौन सी फॉर्म में लाना पड़ेगा? इसकी ये नेटिव फॉर्म है ना इस डीएनए की, ये तीनों फॉर्म में से कौन सी फॉर्म स्टेबल होगी? ये जो रिलैक्स फॉर्म है ये वाली स्टेबल होगी। तो अब आपको पता है कि जब हेलिकेज आगे बढ़ेगा तो आगे पीछे तो उलझन को सुलझाता जाता है वो, लेकिन आगे उलझन बढ़ती जाएंगी। जैसे कि ये डीएनए है ना, सपोज करो अपने पास में ना, ये ऐसे था, अब हेलिकेज जैसे आगे बढ़ेगा तो पीछे तो उलझन कम होती जाएंगी, लेकिन आगे उलझन बढ़ती जाएंगी। तो आगे वाला जो डीएनए है वो ये वाला होगा या वो वाला होगा? ये वाला हो जाएगा ना, आगे उलझन बढ़ती जाएंगी। तो ऐसे डीएनए को हम बोलते हैं पॉजिटिव सुपर कॉइल्ड। ये डीएनए कैसा हो गया? पॉजिटिव सुपर कॉइल्ड। और ये इस रिलैक्स वाले का टॉपो आइसोमर है या नहीं है? टॉपो आइसोमर है। तो इसको वापस से इसकी प्रीवियस कंडीशन में लाने के लिए कौन सा एंजाइम लाओगे आप? टोपो आइसोमरेज। समझ में आया कैसे नाम आया टोपो आइसोमरेज? तो टोपो आइसोमरेज एक टोपो आइसोमर को रिलैक्स वाली कंडीशन में चेंज करके जाता है। तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग आपको समझ में आई है ना। तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में पर हेलिक्स में बेस पेयर का नंबर बढ़ जाता है या घट जाता है? यहाँ से देख लो आप, घट जाता है। तो पॉजिटिव में बढ़ा मत देना आप, है ना, गलती से यहाँ पे बढ़ा है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, तो आपको लग सकता है कि पर हेलिक्स में बेस पेयर का नंबर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाता है? घट जाता है ना। अपना नॉर्मल कितना होता है? 10.4 बेस पेयर पर हेलिक्स। इसमें कितना रह गया? 8.4 बेस पेयर पर हेलिक्स। तो यहाँ पे आप लिख लोगे नंबर ऑफ बेस पेयर पर हेलिक्स क्या होता है बताओ? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। तो अब इसको हमें रिलैक्स कंडीशन में लाना पड़ेगा इस डीएनए को। तो रिलैक्स कंडीशन में लाने के लिए कौन आता है? टोपो आइसोमरेज। अब टोपो आइसोमरेज क्या करता है? इसको कट कर देता है, यहाँ से ऐसे कट कर देगा तो ये अपने आप, जैसे रस्सी है मान लो उसमें उलझन लगी हुई है, आप उसको कट कर दो तो अपने आप ही वो घूम घाम के उलझन खुल जाएंगी उसकी। तो ऐसे ये घूम घाम के उलझन खुल जाएंगी इसकी, फिर वापस से क्या कर देगा? इनको जोड़ देगा। तो समझ में आ गया टोपो आइसोमर कैसे काम करता है? तो ये टोपो आइसोमरेज कट और रीजॉइन कर देता है। तो इस तरीके से जो उलझन ज़्यादा हो जाती हैं वो खुल जाती हैं, ना, रस्सी की। दूसरा है ये डीएनए, ये मान लो जैसे पीछे वाला डीएनए है जिसको सुलझाता हुआ जा रहा है, तो पीछे की साइड में ऐसा डीएनए मिलेगा अपने को। इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव सुपर कॉइल्ड। इसमें बताओ पर हेलिक्स बेस पेयर का नंबर बढ़ जाता है घट जाता है? बढ़ जाता है। तो नंबर ऑफ बेस पेयर पर हेलिक्स क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो इनके लिए भी कौन आएगा? वही टोपो आइसोमरेज आएगा। इस बार इसमें उलझन उसको बढ़ानी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? तो दोनों है कोई ही टोपो आइसोमर को इस कंडीशन में चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए कौन आएगा? दोनों बार टोपो आइसोमरेज। तो जैसे ये वाली कंडीशन
हो गई थी ना, इसको हमें किस में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है। तो कौन आएगा इसके लिए, टोपो आइसोमरेज। और इधर से इधर करने का काम तो कौन करेगा, ये तो हेलिकेज ने किया था, ये वाली कंडीशन तो हेलिकेज तो करके गया था, पॉजिटिव स्वर कॉइलिंग। और ऐसे ही इधर से इधर जाना हो तो ये काम भी कौन करेगा, टोपो आइसोमरेज। समझ में आ गई वाली बात, तो समझ में आ गया तो इसको बना लिया जाए अब। अशोक समझ में आ गया। क्या यूट्यूब पे कर दी वो, क्वेश्चन वाली नहीं की है। क्वेश्चन वाली क्या है, वो 15 क्वेश्चन कल कराए थे, 10 आज कराए थे, तो वो मर्ज करनी पड़ेगी वीडियो पहले दोनों की, तो सारे क्वेश्चन की एक साथ आ जाएगी, फिर वीडियो एडिट करनी पड़ेगी वो। बायोकेम में कल, अब कल बच रहा है आपका, अभी पहले तो वो 1 घंटा तो उन क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगेगा। हाँ बिल्कुल देख के आना क्लास, आओ तो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है ना, टाइम खराब हो जाएगा फिर। यूट्यूब पे डाल दिए सारी क्लास जो है ना एंजाइम काइनेटिक्स की, तो वो आओ तो देख के ही आना पहले, नहीं तो फिर सुने बैठे रहोगे 1 घंटे, क्या मतलब निकलेगा। अब अभी टॉप आइसोमरेज आपका कंप्लीट हुआ नहीं है, इससे आगे है ना कल करेंगे मैं ना इसको कंप्लीट। देखो मतलब ऐसा है कि अगर किसी टॉपिक को छोड़ रहे हो तो उसको छोड़ दो, अगर कर रहे हो थोड़ा अच्छे से, है ना, क्योंकि क्वेश्चन हर कहीं से नहीं बनता, आपको बताऊं इसमें मोस्टली क्वेश्चन बेसिक से ही बन जाता है, फिर बाद में बीच में क्वेश्चन नहीं बनता इसमें से, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक है, रिसर्च का सबसे ज़्यादा टॉपिक है ना ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सबसे ज़्यादा रिसर्च इस पे ही चल रही है ना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे, तो इसलिए अंदर से इसमें क्वेश्चन कम ही बनाता है ना, क्योंकि कंट्रोवर्सी है। आप 12th लेवल में कुछ और प्रोटीन पढ़ के आओगे, ग्रेजुएशन में कुछ और प्रोटीन पढ़ोगे, नेट में कुछ और प्रोटीन, और जब रिसर्च पेपर में पढ़ोगे तो कुछ और प्रोटीन, तो इस वजह से वो कंट्रोवर्सी से बचने के लिए ऐसे क्वेश्चन डालता ही नहीं। तो जो भी इसका बचा हुआ है ना पार्ट, वो कल पढ़ लेंगे ना यहाँ से आके।